जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? माय नेम इज अभिमन्यु एंड currently I'm pursuing my PhD at IIT Madras and recently I joined here and I cleared PhD interviews at several IITs and I'm here with you to share my experience and how I started preparing और मैंने कैसे ये सब क्लियर किया, राइट? एंड attend these questions that what to do after UGC NET and is it possible to pursue PhD with NET? Then if yes, then what will be our strategy, right? And what are the institutions for PhD and will you get stipend also, right? So these are the things that we're going to talk about in this section. And आफ्टर यूजीसी नेट हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, राइट? सो व्हाट आर द ऑप्शंस? सो हमारे पास यू मे गो फॉर JRF, यू मे गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एंड जॉब. अब जॉब तो काफ़ी मतलब कम स्कोप होता है क्योंकि हम मास्टर में करते हैं, क्यों? उस पर थोड़ा ज़्यादा जो है हमारी नॉलेज को एनहेंस कर सके, राइट? और जो है मार्केट की डिमांड और हमारे पास जो है वो थोड़ा मतलब ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए जॉब में ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है और जो है काफ़ी कम सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में, राइट? एंड ये जो 3 ऑप्शन है अभी हमारे पास है, राइट? तो आप JRF के लिए अगेन अप्लाई कर मतलब ट्राई कर सकते हैं, अपियर कर सकते हैं. मान लीजिए आपने नेट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर किया एंड सेकंड अटेम्प्ट में भी आपने नेट क्लियर किया एंड थर्ड में आपका JRF होता है या फिर सेकंड में भी होता है, तो ये ना 1.5 ईयर या 1 ईयर सिर्फ आप JRF के लिए देते हो, राइट? लेकिन फिर आप जब PhD के लिए जाते हो तो फिर आपको वहाँ पे भी 1 साल लग जाते हैं, ठीक है? आप कितने सारे इंटरव्यू देते हैं, मतलब मैंने बच्चों को देखा है, राइट? बहुत सारे बच्चे 10-12 इंटरव्यू देते हैं तब भी जाके उनके पास उनका नहीं होता है, राइट? और सच बताऊँ, मैंने जब इंटरव्यू दिया था IIT मद्रास में, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और वो फर्स्ट इंटरव्यू मेरा हो गया था, क्लियर हो गया था. उसके अलावा फिर भी मैंने इंटरव्यू दिए थे और 2 IITs में मैंने क्लियर किए थे. तो उसका प्रॉपर सही स्ट्रेटेजी क्या है और आपको वो स्ट्रेटेजी मतलब फॉलो करनी है आगे, और ताकि आप जो है ना PhD क्लियर कर सके. और आप यहाँ पे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर देख सकते हैं आफ्टर नेट. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर से आपको देखना है किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे निकलता है, स्टेट यूनिवर्सिटी में फॉर्म वगैरह निकलते हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ पे अगेन इंटरव्यू होता है, कभी कभी एग्जाम एंड इंटरव्यू दोनों भी होते हैं, तो वो एक अलग रूट है. तो इस वीडियो में हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि UGC नेट क्लियर करने के बाद क्या PhD पॉसिबल है, अगर है तो फिर उसके आगे का प्रोसीजर और सारा स्ट्रेटेजी हम इस पर डिस्कस करेंगे, राइट? So PhD with net, yes it is possible, yes a big yes, right? मैंने खुद किया है. UGC नेट मेरे पास था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैंने UGC नेट निकाला विथ सम 95%, राइट? और उसके बाद जो है मैंने ओबियसली, मुझे पता नहीं, मतलब सेकेंड अपियर किया जैसे सब करते हैं, राइट? तो मुझे पता नहीं था कब मतलब इंस्टीट्यूशन के फॉर्म वगैरह निकल गए, तो मैंने वेट किया, फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में अप्लाई किया और मैंने जो है इंटरव्यूज क्लियर करे, राइट? और स्टाइपेंड कितना मिलता है? ऑब्वियसली JRF के बराबर ही स्टाइपेंड मिलता है आपको. यहाँ पे जो IITs वगैरह हो गए ना, जो इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके IITs वगैरह, IIS जो हो गए, उनके पास कुछ स्कीम्स होते हैं. जैसे ये हो गया HTRA करके होता है यहाँ पे IIT मद्रास में, हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप होता है, टीचिंग असिस्टेंटशिप होता है, राइट? और RA हो गया, रिसर्च असिस्टेंटशिप हो गया. तो ये तरह के कुछ आपको असिस्टेंटशिप हो गया जिसको ना, जहाँ पे आपको JRF के इक्विवेलेंट ही पैसे मिलते हैं, राइट? जैसे अभी हमें मिला है ना 31K पर मंथ मिलता है, तो JRF वालों को भी उतना ही मिलता है, राइट? कुछ केसेस में तो मतलब JRF वालों के से ज़्यादा भी पैसे मिलते हैं. इनकेस आप ना किसी IIT में कर रहे हैं PhD, राइट? अगर आप बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर पब्लिकेशन वगैरह के लिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिलते हैं पैसे. और जो HRA वगैरह हो गया, जो भी आपको ये मतलब JRF पे मिलते हैं, नेट के भी मिलते हैं, राइट? सो IITs वगैरह जो है उनके पास फंड की कमी नहीं है. दे आर दे गॉट फंड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट? दे आर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस वी कैन से, राइट? सो उनके पास फंड्स की कमी नहीं है. उनको बस चाहिए कि ऐसा स्टूडेंट जो एक्चुअल में कमिटेड हो चीज़ें पे और उसमें इंटरेस्ट हो PhD करने में, राइट? तो वो सब होना चाहिए. देन हम बात करते हैं ना क्या प्रोसीजर है. जो IITs वगैरह के प्रोसीजर वगैरह होते हैं, पहले तो हो गया आपका एप्लीकेशंस हो गए, राइट?
आप अप्लाई करेंगे, देन इंटरव्यू सॉरी रिटन एग्जाम हो गया, इंटरव्यू हो गया। किसी किसी आईआईटी में आपके रिटन एग्जाम भी नहीं होते, डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, और किसी किसी आईआईटी में रिटन एंड इंटरव्यू, ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है, आप इसको मतलब चेक कर सकते हैं उनकी। देन आप होता है सिलेक्शन होता है आपका, कि आपको कॉल लेटर आता है फाइनली कि कंग्रेचुलेसन यू हैव बीन सिलेक्टेड, राइट, वो आता है। फिर आता है आपके पास फी पेमेंट करेंगे, जो भी आपको फी पेमेंट के लिए बोला होगा, और उसकी फी पेमेंट के साथ भी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, मतलब दे में आस्क टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स, एंड लास्ट आपके पास होगा कि डॉक्यूमेंट सबमिशन। ये मैंने इसलिए लिखा है ना, अगर आप फिर जब वहाँ के जाके ज्वाइन करते हैं, फिर आपको फाइनली अगेन जो भी आपने पोर्टल पे अपलोड किए थे उसको फिर से आपको दिखानी है ये सब चीज़ें, कि हाँ ये चीज़ें मैंने अपलोड की थी और ये चीज़ें उसकी जो है प्रूफ है, राइट। सो ये है। एंड ये हो गए कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो गए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन द सेंस मैंने वो सारे चीज़ नहीं मेंशन किया है, जो एक कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मान लो कि आप ओबीसी से, एससी से हो या एसटी से हो, वो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, या आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, वो सारी चीज़ें अलग पार्ट है। मैंने ये कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जो उन्हें मेंशन किया, जैसे ये हो गया आपका पीजी के मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप पीजी के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अगर आप आरपीए भी किए हैं, राइट, अभी अगर आप एमकॉम में फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वो जो डॉक्यूमेंट्स है आप बाद में पीएचडी में ज्वाइन करने के बाद भी आपको टाइम दिया जाता है, तो तब भी आप सबमिट कर सकते हैं, राइट। और ये हो गया सेकंड यूजीसी नेट सर्टिफिकेट। और ये दोनों जो है ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम थ्रेशोल्ड है आपको, राइट। यूजीसी नेट में आपको मिनिमम 95% लाना चाहिए, और पीजी मार्कशीट वगैरह वो भी एक अच्छा सीजीपी होना चाहिए वगैरह। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके अलावा आपको आरपी जो है आपका रिसर्च प्रपोजल वो चाहिए होता है, राइट। रिसर्च प्रपोजल वो एक डॉक्यूमेंट होता है ना जिसपे हम बात करते हैं कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हैं, राइट। You are proposing something, you are proposing a topic to the interviewer or to the admission committee that I want to pursue my PhD in this particular field, in this particular topic, right। इस पे बात करते हैं, और उस पर आप मेथोडोलॉजी वगैरह, इंट्रोडक्शन हो गया, और जो है आपका ना रिव्यू ऑफ लिटरेचर और रिसर्च फ्रेमवर्क, सिग्निफिकेंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट और रेफरेंस, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी वेरी करता है, इस पर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट मतलब अगले वीडियोज़ में, राइट। और एक होता है एसओपी होता है आपका, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होता है, जिस पे आप ये करते हो ना, बात करते हो कि आप क्यों पीएचडी करना चाहते हैं, राइट। व्हाई यू वांट टू परस्यू पीएचडी, व्हाई यू वांट टू परस्यू पीएचडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाई यू वांट टू परस्यू पीएचडी इन दिस फील्ड, व्हाई यू वांट टू पीएचडी गो फॉर पीएचडी इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तब आपको ये सब चीज़ें बतानी होती है, और तो वहाँ पे आपको सारे जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं वगैरह हैं, जितने भी आपने कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट किए हैं, पेपर पब्लिकेशन किए, सब आपको मेंशन करना रहता है, और वो काफ़ी इम्पैक्ट मतलब उसका इम्पैक्ट काफ़ी रहता है एक्चुअल में। वो सारे जो है ना, ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसर्च प्रपोजल एंड जो एसओपी है, ये दो एक्चुअल में आपके गेट पास है, राइट। दीज टू डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च प्रपोजल एंड एसओपी आर द टू मेजर डॉक्यूमेंट्स, यू कैन से द गेट पास, ठीक है, जो आपको एंट्री करने में देगा, राइट, आपको एप्लीकेशन में शॉर्ट लिस्ट होने देगा। तब फिर आप इंटरव्यू वगैरह देके वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करके सिलेक्ट हो सकते हैं। फिर आपको रिज्यूम रहता है, ये IIT टू IIT जो है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी वेरी करता है। किसी IIT में आपको रिज्यूम मांगते हैं और किसी में नहीं मांगते, और एक अच्छा रिज्यूम आपको पास होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस ये नहीं कि आप ओवरलिप पे बनाएं या लेटेक्स पे बनाएं, सिंपली आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए, राइट। जैसे हमने एमकॉम कर रहे थे, राइट, तब हमारे पास था ना चीज़ें कि हमने 10th में इतने परसेंटेज लाइए, 12th में इतने, और फिर बीकॉम के में इतने लाएंगे, और फिर एमकॉम में लाएंगे। तो ये चीज़ें क्या इतना ही है आपके पास सीवी में एक्चुअल में लिखने के लिए? देन अगर इतना है तो फिर आप ना पीएचडी तो नहीं हो सकती। मतलब आप अगर आईआईटी में अप्लाई करेंगे, राइट, तब आपके मतलब कंपटीशन किससे होगा पता है? मैंने देखा है बच्चों को इंटरव्यू में, बहुत सारे बच्चे होते हैं, 2 सीट्स के लिए वो लोग 50 से भी ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करते हैं, राइट। और वहाँ पे आपकी कंपटीशन है ना आईआईटी से है, आईआईटी बच्चों से जो ऑलरेडी आईआईटी से पास आउट हैं, BHU से बच्चे पढ़े हुए हैं, DU से पढ़े हुए हैं, और आपके पास हो गया इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी लोग हो गए जो ना पहले काम कर चुके हैं, फिर आके फिर पीएचडी करना चाहते हैं, राइट। उस तरह के बच्चे हो गए। और कुछ बच्चे JRF के भी हो गए जो ना ऑलरेडी उनके पास AR की रैंकिंग है, राइट। और आप सिर्फ क्या लेके जाओगे उनके पास में? आप लेके जाओगे अपना UGC नेट सर्टिफिकेट, राइट। सो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसको स्ट्रांग बनानी चाहिए, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, राइट। आप ऐसे नहीं, अगर आप सिर्फ मेंशन करेंगे कि इतने परसेंटेज है, देन आपको
शायद आपको नहीं ले सकते हैं, ठीक है, कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है। तो उसके अलावा आपका सही स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, राइट। जैसे मैंने बताया ना, आपकी कंपटीशन ऑब्वियसली किसी अच्छे बच्चों के साथ होगी, क्योंकि आप अच्छा इंस्टीट्यूशन में जाने की मतलब ख्वाहिशें रख रहे हैं, राइट। और अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना क्यों जरूरी है, बहुत इसलिए ना, क्योंकि देखो ये जो पीएचडी है ना, ये आपकी लास्ट एकेडमिक करियर है, राइट, लास्ट एकेडमिक करियर है। और इस पे ना सच बताऊं तो हमने ये क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ऐसे बच्चे पढ़े हुए थे ना किसी छोटे से कॉलेज से पढ़े हुए थे, इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए थे, वो जहाँ पे ना उनकी ग्रोथ उतनी नहीं होती है, राइट। तो तब ना मैंने इसे डिसाइड किया था, मैंने खुद डिसाइड किया था कि मेरी स्कूलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है कि जाके मैं कुछ अच्छे से ना अपने कैरियर में अच्छा ग्रोथ लाऊं या फिर अच्छे कमा पाऊं, राइट, ओब्वियसली। तो इसलिए आपको ना अच्छी जगह से निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको स्कोप ज़्यादा मिलते हैं आगे बढ़ने की, राइट। तो वो है। और पीएचडी जो है वो आपका लास्ट एकेडमिक करियर डिग्री है, तो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एक अच्छी जगह से होना चाहिए जो आपको आगे हेल्प करे, राइट। सो फॉर दैट यू मस्ट हैव सम गुड स्ट्रेटेजी एंड दिस आर लाइक यू मस्ट हैव ए गुड सीजीपीए, राइट। बिकॉज सम आईआईटी में क्या है ना, वो मेंशन कर देते हैं किसी किसी आईआईटी में 6.5 सीजीपीए होने चाहिए या 7.5 सीजीपीए होने चाहिए। अगर इतना नहीं होगा तो वो एप्लीकेशन को सर्टिफिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको होना चाहिए। अगर आप अभी एमकॉम में हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए कि आप एटलीस्ट 7.5 तो लाइए, कोशिश करिए। एंड क्लियर यूजीसी नेट, दीज आर द 2 मिनिमम क्राइटेरिया, राइट, आपको होने ही चाहिए। और यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए या फिर गेट होना चाहिए विथ मिनिमम 95 परसेंटाइल तो होनी ही चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा आप जो है ना वर्कशॉप वगैरह अटेंड कर सकते हैं। वर्कशॉप किस तरह के वर्कशॉप जो होते हैं ना, हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड वर्कशॉप वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं, और आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो नॉलेज है उसको एनहेंस कर सकते हैं, राइट। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको पीएचडी में करना क्या है, राइट। पीएचडी में आपको रिसर्च ही करनी है। तो वो चीज़ें अगर आप अभी से सीखते हो, जैसे हो गया ना आपका एनोवा वगैरह हो गए, टी टेस्ट हो गए, राइट, टी टेस्ट हो गए, एफ टेस्ट हो गए, जेट टेस्ट हो गए, कितने सारे एन नंबर ऑफ टेस्ट हैं यहाँ पे जो हमने नेट के दौरान पढ़ा था, राइट। वो सब हमने ओवरऑल एक थ्योरेटिकल पढ़े हैं कि हाँ ये चीज़ें होती है, तो एक्चुअल में उसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, वो सब चीज़ें हमें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। क्योंकि सच बताऊं, जैसे आईआईटी के बच्चे हैं, बीएचयू के बच्चे हैं, ड्यू के बच्चे हैं, या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हैं ना, उनके पास ऑलरेडी नॉलेज होती है, ये चीज़ें थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर के टाइम पे डिजिटेशन वगैरह, थेसिस वगैरह करे होते हैं, तो उनको नॉलेज होती है। तो आपको भी वो चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाके आप उनसे कम्पीट कर पाओगे, राइट। तो इसलिए जो सारे टेस्ट वगैरह होते हैं हमने पढ़ा है, तो एक्चुअल में उनकी यूज कैसे होता है, राइट, किस तरह के डाटा पे लगता है, राइट। तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और वो आप जो वर्कशॉप वगैरह अटेंड करेंगे ना, उस ट्राई कीजिए वो वर्कशॉप जो है ना, लेंथ जो हो मिनिमम 3 डेज या उससे फिर ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती ये करते हैं ना कि वो वर्कशॉप जो है ना अटेंड करते हैं, 1 डे हो गया, कोई वेबिनार के जैसा हो गया ना, 2 आवर हो गया, 3 आवर हो गया, तो इससे आपको नॉलेज तो मिलती है लेकिन थोड़ी सी कुछ चीज़ें ही पता लगती है। ये आप ना सीवी में मेंशन नहीं कर सकते। आप थोड़ा ट्राई कीजिए ना, दैट शुड बी मोर देन 3 डेज, राइट, 3 और मोर डेज, जिस पे ना आप कुछ चीज़ें ज़्यादा सीखें, और फिर आपने सीवी में मेंशन कर सकते हैं अपने एसओपी जो है ना, अच्छे से उस पर मेंशन कर सकते हैं। और एसओपी और प्रपोजल कैसे लिखते हैं इस पर हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे। और आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में भी चीज़ें सीखिए। यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सम सॉफ्टवेयर्स लाइक एक्सेल तो अब बेसिक है, आपको होना ही चाहिए, आना ही चाहिए, राइट। उसके अलावा आपको, अगर आप सोशल साइंस से हो, एसपीएसएस आना चाहिए, राइट। और आपके पास क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए एनवीवो है, राइट, ई व्यूज है, अगर आप फाइनेंस से बिलोंग करते हैं, ई व्यूज है, स्टेटा है, राइट, आर है हमारे पास, पाइथन है, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं और आपको ये चीज़ें सॉफ्टवेयर सीखनी चाहिए। इसके लिए आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। और एसपीएसएस के लिए अगर सीखना है, वो सब सोशल साइंस के लिए, इसके लिए फॉरवर्ड लतीफ़ सर करके यूट्यूब से हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। और बाकी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, लेकिन मैं अगेन रिकमेंड करूँगा कि इससे रिलेटेड कोई वर्कशॉप अटेंड करिए, राइट। क्योंकि अब वर्कशॉप में क्या होता है ना, आप जैसे 3-4 दिन का अटेंड करेंगे सेक्शन, तो आपको सीवी पे मेंशन कर सकते हैं, और उससे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, राइट। तो वो चीज़ें हैं कि आपने ये चीज़ें सीखी है, तो इसका आपके पास एक प्रूफ भी है, राइट। देन आपको पेपर पे काम करना है। सबसे बड़ी बात, ये सब जो स्टेप्स हैं क्यों कर रहे हैं हम पेपर पे काम करने के लिए कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आपको, अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे ना,
तब आपके पास कुछ होना चाहिए डिस्कशन करने के लिए, राइट? यू मस्ट हैव समथिंग फॉर डिस्कशन, राइट? अगर आप कुछ नहीं लेके जा रहे हो वहाँ पे, आप जाके बैठ रहे हो इंटरव्यू में और आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि आई वांट टू यू नो परस्यू पीएचडी इन मार्केटिंग और इन फाइनेंस और इन एजुकेशन और व्हाट एवर द सब्जेक्ट्स यू आर लाइक अगर आप उनको यही डायरेक्टली बता पा रहे हो, मतलब बोल रहे हो, तो फिर वो क्वेश्चन किसी भी मतलब रैंडमली पूछेंगे, राइट? एंड व्हाट वी आर व्हाट आर वी इन फ्रंट ऑफ देम, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, राइट? देन वो रैंडमली क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से कुछ हम आंसर कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उससे ना हमारी जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, राइट? और एक्चुअल में जो हम बहुत लोगों से सीनियर से सुना है ना कि इंटरव्यू, हमारा जो इंटरव्यू होता है हम उसको खुद गाइड कर सकते हैं, हम खुद डिसाइड कर सकते हैं उसको हम किस डायरेक्शन में लेना है, ठीक है? तो ये एक्चुअल में भी होता है। अब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी इंटरव्यू से, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे, मैंने अपने पूरा प्लान प्रॉपर बना के रखा था और उसी से ही मतलब सारा होता है, राइट? उसमें से ही पूछते थे मुझे। तो ये चीज़ें, तो आप उसको प्रॉपर प्री प्लान होना चाहिए एक आपके पास, तो इसीलिए आप पेपर पे काम करें ताकि ना आप उसको उनको इंटरव्यू में बता सके ना कि हाँ मैंने ये पेपर पे काम किया है, तब फिर वो जानने की मतलब इंटरेस्ट होंगे कि आपने क्या क्या किया है, राइट? इसमें कुछ क्या आपने वैल्यूएबल सच में कुछ इनपुट्स दिए हैं अपना, ठीक है, किस आउटपुट निकला है, तो फिर वो आपका मेथोडोलॉजी क्या था, आपने किस तरह का टेक्नोलॉजी लगाया था, कौन से सॉफ्टवेयर लगाए थे, राइट? वो सारे चीज़ें होते हैं ना, उस पर डिस्कशन बन जाता है फिर, और वो चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर हैं, राइट? अभी आप ये चीज़ों को समझे, कुछ चीज़ें पे आप पढ़े हुए हैं, वो चीज़ें पूरा ऑनसिन है आपके लिए, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ चीज़ें हैं आप पहले से जानते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, और वो चीज़ें आपके लिए पूरा मतलब है ना अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। और पेपर प्रेजेंट जो है ना, हाँ पेपर राइट के लिए यहाँ पे एक बड़ी बात आती है, हम तो खुद से राइट नहीं कर सकते, खुद कोई गाइड होने वाला भी चाहिए, राइट? तो इसके लिए आप जो है ना आपकी स्कॉलर वगैरह हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज में पढ़े हुए, अगर आप फिर भी नहीं है तो आप लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करिए उन्हें, धीरे धीरे उनसे बात करिए। अब यहाँ से डायरेक्टली उन्हें मत ये पूछिए कि कुड यू गाइड मी, राइट? जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं जो कि गलत है, एक्चुअली में ये स्ट्रेटेजी गलत है, तो आप उनसे धीरे धीरे बात करिए, राइट? 2-4 दिन बात करिए, 15 दिन बात करिए, फिर उनको थोड़ा बात बढ़ाइए और बोलिए कि ब्रदर एंड सिस्टर कुड यू गाइड मी फॉर दिस, राइट? मैं काम करना चाहता हूँ एंड मैं ये सारी चीज़ें मैंने वर्कशॉप वगैरह अटेंड की है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी मुझे आती है, राइट? और मैंने ये सॉफ्टवेयर पे काम किया है, तो क्या आप मेरे साथ मतलब मुझे कुछ चीज़ें सिखा सकती हैं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तब जाके हाँ वो फिर उनको लगेगा ना कि हाँ ये बच्चा कुछ जानता है, इंटरेस्ट में है एक्चुअल, ठीक है, काम करने के लिए अगर मैं इसको गाइडेंस दूंगा तो ये समझ भी पाएगा, राइट? तब जाके बात बनती है। एंड फिर आपके पास जब पेपर हो जाए, राइट, कुछ लिख लिए, फिर उस पर आप ये स्ट्रेटेजी, मेरी जो स्ट्रेटेजी होती थी कि पहले मैं उसको कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करता था, फिर उसको पब्लिकेशन के लिए ट्राई करता था, क्योंकि पब्लिकेशन में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी 6 महीने लगते हैं, 6 मंथ लगता है, 1 ईयर लगता है, 2 ईयर लगता है, बहुत लगता है, ये जर्नल टू जर्नल आपको डिपेंड करता है, राइट? तो बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मेरी स्ट्रेटेजी होती थी कि मैं पहले किसी अच्छे से कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर दूं, नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने के बाद फिर मैं वहाँ से, अगर वो कॉन्फ्रेंस के तो पब्लिकेशन दे रहे हैं तो फिर सही है, अगर नहीं दिए तो मैं वहाँ से पेपर अपना विड्रॉ कर देता था और फिर जाके वो जर्नल में डायरेक्टली सबमिट कर देता था, राइट? तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपके पास अभी कॉन्फ्रेंस का सर्टिफिकेट है, अगर आप इंटरव्यू देने भी जाए ना तो आप बोल सकते हैं कि मैंने ये कॉन्फ्रेंस पे प्रेजेंट किया है और मैंने इस जर्नल में अपना पेपर भेजा है, राइट? तब आपको वो उस पर फिर आपको डिस्कशन पूरा होगा, राइट? तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। सो दीज आर द ओवरऑल स्ट्रेटेजी दैट यू मे फॉलो। एक्चुअल में आप सिर्फ यूजीसी नेट के लिए तैयारी करें और फिर जेआरएफ के लिए तैयारी करें, ये सही नहीं है। आप पहली बार में ही कोशिश करनी चाहिए कि यूजीसी नेट निकल जाए एटलीस्ट, राइट? तो उसके साथ में दूसरी बार जितनी भी होगा ना, सिर्फ आपको रिवीजन करना है साइमल्टेनियसली, और साथ ही साथ 2-3 घंटे जो है, जो ये मैंने सारे स्ट्रेटेजी बताया ना रिसर्च के रिलेटेड, तो उस पर कुछ होना चाहिए ताकि इंटरव्यू में आप काफ़ी अच्छे से डिफेंड कर पाएँ। वरना फिर ऐसा होगा ना कि आप जेआरएफ के लिए 1.5 साल निकाल रहे हो, फिर अच्छी जगह इंस्टीट्यूशन में फिर एडमिशन लेने के लिए फिर 1-2 साल निकलेगा और आप हड़बड़ी में होंगे। फिर भी अगर जेआरएफ हो जाता है फिर भी आप हड़बड़ी में होंगे, क्योंकि जेआरएफ का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, तो अब किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेंगे, जो कि बहुत बैड होता है आगे जाके, राइट? सो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी मेरी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये आप देख सकते हैं और अपनी जो खुद की स्ट्रेटेजी है उससे आप चेंजेस ला सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड
please do subscribe this channel, and please let me know your feedback in the comment section, and you may put your queries in the comment section as well, and I will try to resolve all those queries. And आगे हम जो है ना जितने भी सारे हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस किए हैं उस पर हम बात करेंगे, और ईच पॉइंट को मैं ब्रेक डाउन करूँगा और उस पर इंडिविजुअली बात करेंगे। फिर हम जो है ना किससे अच्छा सा प्रोपोज़ल बना पाएँ और अच्छे से स्टेटमेंट और प्रोपोज जो होता है उसको डिज़ाइन करें। और जैसे रिसर्च पेपर राइटिंग के बारे में बताया है, तो उसको फिर अपनी जो राइटिंग है वो कैसे स्टार्ट करें, राइट। कौन से ऐसे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे पास हैं, हम उसको यूज करके जो है ना अपनी राइटिंग्स को इन्हेंस कर सकें। अब तो चैट जीपीटी भी है तो उसको भी इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन हालांकि उस पर प्लेजरिज्म भी आता है तो उसको भी यूज करने का सही स्ट्रेटेजी है। और कौन से रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे मेंडले हो गया, जेटर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो रेफरेंसिंग के लिए। और वो सब चीज़ें जो है आगे जाके एक्चुअल में आपको हेल्प करेंगे, वो सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और मैं पिछले 2 साल से इस पे रिसर्च पे काम कर रहा हूँ, एंड आई होप आई विल गिव माई बेस्ट, एंड इस पे सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपना जो फीडबैक है और जो क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा आपको वो सब आंसर करने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।